अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप पूछ रहे हैं कि मैम पेपर में क्या आएगा, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि देखो हमने एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में ही आएगा। तो सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी की डिफिनीशन अगर मैं ज़रा बताऊँ तो हमारे पास जो है एंडोक्राइनोलॉजी का जो है हमारे पास डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील विद द एंडोक्राइन सिस्टम, the gland that secrete hormone directly into the bloodstream and the physiological effect of those hormone on target organs। तो हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसको जिसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे और उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, यानी हार्मोन्स का क्या रोल है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन द एंडोक्राइन सिस्टम इन रोल इन एंडोक्राइनोलॉजी इन जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन रोल जो है इन आवर बॉडी, तो हमारे पास सबसे पहले आपने एंडोक्राइनोलॉजी में सबसे पहले डिफिनीशंस बतानी है कि एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। फिर हार्मोन्स के बारे में बताना है, फिर थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताना है, फिर उसके बाद हाउ इट जो है मैनेज और जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आपको केमिकल मैसेंजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, अपने टारगेट एरिया पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, जैसे थायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पिट्यूटरी हो गया। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप सीख ले कि वो उसके कोई डक्ट्स नहीं होते, वो अपना जो सिक्रीशंस होती है वो डायरेक्टली टारगेट सरफेस पर डालते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ करते हैं, यू ऑल नो दैट सलाइवा माउथ के अंदर होता है, और मिस्टिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो ड्यू टू सलाइवा ही होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो आपके पास जो है बाइल डक्ट के ज़रिए पेनक्रियाटिक जूस जो है जाता है। इस तरह पेराक्राइन सिग्नल्स होते हैं, हार्मोन जो है वो एडजेसेंट सेल्स पे टारगेट होते हैं, और इस तरह ऑटोक्राइन जो होता है वो फिर सीक्रेटिंग सेल्स पे सेल्फ जो है वो टारगेट करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, व्हेन द सिस्टम इज सेल्फ कंट्रोल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब हमारे पास कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला, पेनक्रियाज, गोनेड्स। तो आपने सब के नाम लिखने हैं और थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स है ऑलमोस्ट वो ट्रॉफिक हार्मोन है, और ट्रॉफिक हार्मोन का मैंने बताया भी था, दीज आर द हार्मोन विच टारगेट अनदर जो आपके पास ग्लैंड्स होते हैं, जैसे गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो है पैराथायराइड रिलीजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ईडीएच रिलीज करता है, यू ऑल नो दैट ईडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीन है, ये पोस्टीरियर रिलीज कर रहा होता है। थायराइड T3 और T4 मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखता है, और पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला एक ही ग्लैंड है और इनके दो पार्ट्स है। कॉर्टेक्स के हार्मोन अलग है, मेड्यूला के अलग है। कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, और एड्रीनल मेड्यूला एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन जो है वो बीटा सेल के ज़रिए, ग्लूकागॉन जो है अल्फा सेल। यू ऑल नो दैट कि हमारे जो ग्लूकोज की रेगुलेशंस के लिए दोनों हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोनेड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो गए आपके पास। हाइपोथैलेमस हाइपोपोर्टल सिस्टम, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको हाइपोथैलेमस के हार्मोन बताया, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम जो है ये न्यूरॉन रिलीज हार्मोन इनटू द प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सिस एंड द मेड median emesis. These hormone travel by portal vein to the interior pituitary adenohyphos. They are called releasing hormone or releasing factor inhibiting hormone। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सारे हार्मोन्स मैंने बताए थे। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
ये TSH और PRL फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, जिसको ट्राइपेप्टाइड आल्सो फाउंड इन द गट। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जहाँ पे भी रिलीजिंग हार्मोन आए तो स्टिमुलेटरी होते हैं और वो हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस ही रिलीज़ कर रहा है। और हमारे पास जो है कभी कभार सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो है GHRH, ये जो है GH सिक्रीशन कहाँ से होती है, तो ये हाइपोथैलेमस से होती है। CRH जो है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तो वो अगेन जो है किसको स्टिमुलेट करे, कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है उसको। प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये प्रोलेक्टिन को रिलीज़ करेगा। और इसके अलावा ये जो है हमारे पास जो है इसके फिर इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं। इसमें दो हार्मोन जो है वो इनहिबिट करते हैं, सोमेटोसिस्टीन ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है। डोपामीन जो है वो प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करता है, उसको आल्सो कहते हैं प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। फिर इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ऑरिजिन मेड इन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको स्टोर करता है। ये अलग एग्जॉन आता है और ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसके दो हार्मोन हैं, ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी में ये हेल्प करता है। जब आपके पास पानी की डिफिशिएंसी हो तो क्या करता है कि कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है उससे ये पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। वेसो कॉन्ट्रैक्शन इन हाई डोजेज ऑक्सीजन जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मिल्क इजेक्शन, यू नो दैट मैंने आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताया है। नेगेटिव फीडबैक क्या है और उसका थोड़ा सा मैंने लूप के बारे में बताती जाऊँ। हमारे पास फीडबैक लूप होता है। व्हाट डू मीन बाय फीडबैक लूप? नेगेटिव फीडबैक जो होता है, टारगेट ऑर्गन हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये पे जो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन जो है उसको रिड्यूस करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट द हाइपोथैलेमस, अल्ट्रा शॉर्ट लूप जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन इनहिबिट देयर ओन सिक्रीशन। ये 3 लूप्स आप मस्ट याद करें, पेपर्स में ना भी आए लेकिन आप लोग अपने साथ नोट्स में फिर लिखे। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर आए पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्शियम रेगुलेशन, देन व्हाट यू विल राइट। ये जो है PTH जो है पैराथायरॉइड हार्मोन, ये 18 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। इसमें जो है 34 एन टर्मिनल जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के चीफ सेल्स में रिलीज वो बनते हैं। और प्रीपो PTH जिसको बोला जाता है PTH, यानी इसका प्रिकर्सर है, फिर से PTH बनता है। सिक्रीटेड व्हेन प्लाज्मा कैल्शियम फॉल, सिक्रीशन सप्रेस व्हेन कैल्शियम इज़ हाई। यानी दो चीज़ें आपको मैंने बताई है कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है। बोन जो है स्टिम्युलेट ऑस्टियोक्लास्ट बोन रीएब्जॉर्प्शन, रिलीज कैल्शियम एंड POH इनटू ब्लड, PO4 यानी पोटाशियम को रिलीज करता है। इसका मेन काम ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करना है। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो बोन की क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट करता है, उसकी से बोन से रीएब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को और इनडायरेक्टली एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट वाइड ऑस्टियोब्लास्ट जो है। ये रिंकल OPG पाथवे ये आप लोग ना देखे, बस सिर्फ इतना करें कि ये क्रॉनिक PTH एलिवेशन से जो है सिस्टिक बोन डिजीज़ भी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टेटिक फिब्रोसा सिस्टिका। ये कभी कभार आ जाता है पेपर में और उसमें सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में कि ऑस्टियोटाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका कौन से उससे हार्मोन की ज़्यादती की वजह से होता है, तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा इसका दूसरा टारगेट एरिया किडनी है। कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल, रिड्यूस यूरिनरी कैल्शियम लॉस, यानी ब्लड से हमारे पास जो कैल्शियम जाता है किडनी में एक्स्ट्रा कैल्शियम वो इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। फॉस्फेट एक्सक्रीशन सही है, फॉस्फोयूरिटिक इफेक्ट, लोअर प्लाज्मा फॉस्फेट, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D। यू नो दैट PTH स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्सिलेज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। और इसके अलावा ये बस आप इतना सिर्फ कर ले कि ये जो है मेन चीज़ें ही लिखे। फिर इंटेस्टाइन इनका थर्ड ऑर्गन है, लेकिन इसमें विटामिन D ज़रूरी होता है। ये PTH के ज़रिए जो है कैल्सिट्रोल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर याद करनी चाहिए, यहाँ पे बाया विटामिन D के ज़रिए अपना काम करता है। फिर कैल्शियम रेगुलेशन फुल पिक्चर मैंने यहाँ पे बताई है।
EPTH बोन रीअब्जॉर्प्शन, रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और कैल्सिट्रोल सिंथेसिस, और ये राइज करता है कैल्शियम लेवल को। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट बोन रीअब्जॉर्प्शन लोअर कैल्शियम लेवल। और कैल्सिट्रोल का काम क्या है कि ये इंटेस्टाइन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज कैल्शियम, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये पैराथायरॉइड के चीफ सेल्स में लगे होते हैं। ये आयोनाइज्ड कैल्शियम के लेवल को चेक करते हैं, जब हाई होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी सिक्रीशन सप्रेस्ड होती है, ऑफकोर्स जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो सप्रेस होंगे। और जब कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो ये नहीं रिलीज़ होगा पैराथायरॉइड हार्मोन, लेकिन जब कैल्शियम का लेवल लो होगा तो CSR जो है वो इनहिबिट होगा और PTH कैल्शियम जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। क्लिनिकल कोरिलेशन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के ज़रिए क्या होता है, टेटनाया होती है, मसल स्पॉजम होता है, ठीक है, जो स्टॉप यानी ड्राउजनेस साइंस होते हैं, प्रोलॉन्ग QT होता है आपको। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ क्या होता है कि हाई कैल्शियम लेवल से स्टोन्स की फॉर्मेशन होगी, बोन जो है वो आपके पास जो है टूटना शुरू होंगे, ग्रोन्स होंगे, थ्रोन्स होंगे, फिजिक मोन्स होंगे, आपको बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स होंगे। और फिजियो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें टारगेट रीजन को सही तरीके से अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन थे। रोल ऑफ आयोडीन जो है NTA3 NT4 फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है कि हम डाइट्री आयोडीन जो है वो गट से एब्जॉर्ब होता है और एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में। थायराइड फॉलिकल्स जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयोडीन फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल वाया जो है सोडियम पंप्स के ज़रिए, जिसको सपोर्टर्स कहते हैं, जो है बेस्ट्रोलेटरल मेम्ब्रेन के ज़रिए। और फिर दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अगेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टेप 1 आयोडीन ऑक्सीडेशन, इफ़ यू रिमेंबर्ड मैंने आपको कहा था पहला प्रोसेस है ऑर्गेनिफिकेशन। इनसाइड फोलिकुलर सेल आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू रिएक्टिव आयोडीन, ये देखो आयोडीन रिएक्टिव हो गया बाय थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के जरिए इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जरिए। फिर सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सिंथेसाइज बाय फॉलिकल सेल और जो है सिक्रेटेड इनटू द फॉलिकल ल्यूमेन, जिसको मैंने कोलाइड्स कल फिर रिमेंबर्ड मैंने थायराइड ग्लैंड में सारा बताया था। इट कंटेन न्यूमरस टायरोसिन रिजॉइड्स विच आर द साइट ऑफ आयोडीनाइजेशन। फिर आयोडाइनाइजेशन ऑफ थायरोसिन रिजॉइड्स क्या होता है, TPO कैटालाइज आयोडीनाइजेशन ऑफ थायरोसिन रिजॉइड ऑन द थायरोग्लोब्यूलिन। देखो थायरोसिन के साथ 1 आयोडीन बनेगा, मिक्स होगा तो मोनो आयोडो थायरोसिन बनेगा। थायरोसिन के साथ 2 आयोडीन बनेंगे थ्रू डायो आयोडोथायरोसिन। फिर स्टेप 4 को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, ये मैंने बोर्ड पे आपको ड्रा करके बताया था। कपलिंग रिएक्शन में देखो DIT मीन 2 तो थायरोक्सिन बनेगा T4 विच इज कंटेन T4 आयोडीन एटम। MIT मोनो आयोडो जो थायरोसिन होता है, ये जब डाई आयोडोथायरोसिन के साथ मिलेगा तो ट्राई आयोडोथायरोसिन बनेगा, इसके अंदर 3 आयोडीन एटम्स होंगे। ये जो है मैंने आपको बोला था कि T3 जो है 3 to 5 टाइम मोर पोटेंट यानी मोर एक्टिव होता है इस कंपेयर टू T4 रिसेप्टर लेवल। फिर जो है स्टोरेज होता है, कपल आयोडोट्रायरोसिन जो होते हैं वो अटैच होते हैं थायरोग्लोब्यूल मालिक्यूल के साथ और ये फोलिकुलर ल्यूमन में स्टोर हो जाते हैं और ये बॉडी का लार्जेस्ट हार्मोन स्टोरिंग एरिया है, ठीक है। सिक्रीशन TH स्टिमुलेट फोलिकल सेल टू टेक बाइकोलाइट बाय एंडोसाइटोसिस rhizome cleave T3 and T4 from thyroglobulin। you know that thyroglobulin में ये स्टोर होते हैं। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा वो फोलिकल सेल्स को एक्टिवेट करेगा और वो जो है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अपने हार्मोन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। T3 and D3 are secreted into the bloodstream. MIT and DD are de-iodinated. इंट्रासेलुलरी आयोडीन इज रिसाइकल्ड, जब ये अपना काम करेगा ना तो ये जो आयोडीन है ना ये दोबारा आ जाएगा। थायराइड सिक्रीट मेनली T4 80% ऑफ आउटपुट। ये फिर प्रो हार्मोन है इन पेरिफेरल टिश्यू लिवर किडनी मसल्स में। हाँ, अब आपके पास जो 5D आयोडोनेज रिमूव जो है वो 1 आयोडीन फ्रॉम T4, अक्सर जो हमारे पास जो T4 होता है उससे T1 हमारे पास आयोडीन को रिमूव कर दिया जाता है और इसके लिए एंजाइम होता है 5D आयोडीनेज।
ये आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करवाया है कि आप लोग हायर लेवल के हो तो आपको कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 80% ऑफ सर्कुलेटिंग T3 इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4, यानी हमारे पास जो T3 है वो 80% T4 से आया होता है, ठीक है। ये एक्टिव मेटाबॉलिक फॉर्म इन डीआयोडीनाइजेशन ओकर एट द 5 पोजीशन इंस्टेड। रोल ऑफ आयोडीन का क्या है? MIT आयोडीन पर थायरोसिन प्रिकर्सर ओनली, DIT 2 आयोडीन पर थायरोसिन, और 3 जो है 3 आयोडीन होता है और ये एक्टिव होता है। ये जो दो जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। ये तीसरा जो है 3 आयोडीन डिफिशियंसी से क्या इफेक्ट होता है? थायराइड हाइपरप्लास्टिया जिसको गॉइटर कहते हैं। इन प्रेगनेंसी अगर क्रिटिनिज्म, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्रोथ फेलियर होता है, डिफनेंस होता है। रिकॉम्बिनेंट डेली आयोडीन इनटेक 150 आपके पास जो है आपको हमारे पास जो डेली डोज है हमारे पास वो माइक्रोग्राम्स में होता है, और एडल्ट के लिए 220 290 जो है वो होना चाहिए आपके पास। माइक्रोग्राम जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत बताया है आपको, ताकि आपको समझ आए। इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीनो हाइपोफाइसिस, मेरे ख्याल में इसको तो आपको ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगी, सिर्फ इसके हार्मोन्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताया कि इसका ग्रोथ हार्मोन है, इसका एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, TSH है, और FSH है, LH है। इसके फिर सिर्फ आप नाम लिखे, थोड़ा थोड़ा लिखे, प्रोलेक्टिन, और बस यही सारा आपका पेपर था। आई होप आपको समझ आया होगा।